नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़े पिता का अकेलापन। उपेंद्र जी दिल्ली के एक कॉलोनी में रहते हैं, जहां पर उनके 5 कमरों का एक बंगला बना हुआ है। बंगला तो 5 कमरों का बना है, लेकिन उस बंगले में रहने वाले अकेले उपेंद्र जी ही हैं। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। खाना बनाने के लिए रसोइया है, कहीं आने जाने के लिए घर में कार भी रखी है। उपेंद्र जी के पास सुख सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह है अकेलेपन की, अपने लोगों की और अपनों के साथ की। बुढ़ापे में जितनी ज़रूरत अपनों के प्यार और साथ की होती है, उतनी और किसी चीज़ की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र जी का बेटा बेटी या बहू नहीं है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। एक बेटा पुणे में साइंटिस्ट है और दूसरा बेटा प्रयागराज में एक बहुत बड़ा वकील है, और बेटी चंडीगढ़ के एक बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल है। उपेंद्र जी के तीनों ही बच्चे बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन एक भी बेटी या बेटा के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं है। दोनों बेटे और बेटी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि महीने भर में सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने पिता से बात करते हैं, थोड़ा सा हाल चाल जानते हैं और बस फोन को काट देते हैं। उपेंद्र जी ने कितनी बार अपने बेटे से कहा, बेटा, जब से तुम्हारी माँ गई है तब से मुझे इधर अकेले अच्छा नहीं लगता है। अकेला घर खाने को दौड़ता है। जब तक घर में माँ थी तब तक तो बुढ़ापे का समय निकल जाता था, लेकिन अब अकेले दिन नहीं कटता है। मन करता है कि अपने बेटे बहू के पास चले जाएं, उनके साथ अपनी बची कुची जिंदगी को बिताएं। लेकिन एक भी बेटा अपने पिता की बात को सीरियसली नहीं लेता है। एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। एक दिन उपेंद्र जी अपने बंगले के छोटे से पार्क एरिया में बैठे हैं। अकेले बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, लेकिन उनका दिल बहुत घबरा रहा है। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उनकी पत्नी को गए हुए पूरे 2 साल हो गए थे। पूरे 2 साल से वह इस घर में अकेले रह रहे थे। इन 2 सालों में उनका एक भी बेटा और बेटी उनसे मिलने नहीं आया, क्योंकि उनके पास तो अपने काम के अलावा समय ही नहीं था। बस जब माँ का देहांत हुआ था तभी 4 दिन की छुट्टी लेकर आए थे और उसके बाद वापस चले गए थे। उपेंद्र जी बैठे बैठे सोचते हैं कि शकुंतला, तुम जब हमारे साथ रहती थी तो यही बंगला कितना हंसता खिलखिलाता था। इसी बंगले से हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। पूरा घर आंगन हरा भरा रहता था। लेकिन अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो अपने घर गृहस्थी और नौकरी में व्यस्त हैं, और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो। अरे, कम से कम बुढ़ापे तक तुम ही मेरा साथ दे देती, पर तुमने भी मुझे छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी को याद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी चाय का कप अंदर रसोई में जाकर रख देते हैं। अपने कमरे में आकर गहरी सोच में डूब जाते हैं कि अकेले बुढ़ापे पर जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत भारी लग रही है। अरे, कम से कम बच्चे ही मुझसे बात करते रहें, मिलते रहें। मैं तो बच्चों से ज़्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं करता हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि वह मुझसे ठीक से बात कर ले, थोड़ा सा समय दे दे। इधर आ नहीं सकते हैं तो कम से कम रोज़ मुझे शाम को 5 मिनट के लिए फ़ोन ही कर लिया करे। पर मेरे बच्चे मेरे लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते हैं। अचानक से वह फ़ोन उठा करके अपने दोनों बेटे को फ़ोन करते हैं। दोनों बेटे फ़ोन तो उठा लेते हैं, लेकिन यह कहकर फटाफट से फ़ोन काट देते हैं कि वह अभी बिजी है। कोई ज़रूरी बात है तो मैसेज कर देना, हम आपको फ्री हो कर के कॉल करेंगे।
फिर वह अपनी बेटी को कॉल करते हैं। बेटी भी कॉलेज में होती है और कहती है, डैडी अभी कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मेरी ड्यूटी लगी है, चेक इन करना पड़ता है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और बेटी भी फ़ोन को काट देती है। उपेंद्र जी अपने बेटे को फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। पूरा हफ्ता निकल जाता है, लेकिन एक भी बेटा उन्हें फ़ोन नहीं करता है, क्योंकि किसी भी बेटे के पास उनके लिए समय ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत समय होता है वह अपने परिवार और बच्चों को दे देते हैं, लेकिन बूढ़े पिता के प्रति भी तो उनका कुछ न कुछ फर्ज बनता है। उपेंद्र जी 10 दिन बाद फिर से अपने दोनों बेटे को सुबह 5 बजे ही फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा अभी तो तुम ऑफिस भी नहीं गए होगे, इसीलिए मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह फ़ोन कर दिया जिससे बात हो जाए। बेटे बड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाँ बताओ किस लिए फ़ोन किया है? पूरी नींद खराब कर दी, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो इतनी सुबह सुबह फ़ोन मिला दिया? बेटा मैं कह रहा था अगले महीने दिवाली है, तुम्हारी माँ को गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, तब से तुम लोग एक भी त्योहार पर नहीं आए हो। बिना बच्चों के त्योहार पर घर सुना सुना लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ तुम सब इस बार दिवाली पर बच्चों को लेकर घर आ जाओ, साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे। छोटा बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, आपने मुझसे बिना पूछे ही कैसे सोच लिया कि मैं दिवाली पर घर आ जाऊंगा? अरे मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं इधर एक बहुत बड़ी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीद लिया है और उस घर में मेरी पहली दिवाली है, तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा, अपने घर में ही मैं दिवाली मनाऊंगा। आप बड़े भाई से पूछ लो, अगर वह आए तो ठीक है। बेचारे भूपेंद्र जी मायूस हो जाते हैं और बड़े बेटे से भी पूछते हैं, तुम तो आ जाओगे ना, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है आने में? बड़ा बेटा कहता है, मेरे ऑफिस में दिवाली पर ज़्यादा छुट्टियां नहीं है, सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी है, और इन 2 दिन की छुट्टी में तो मैं घर पर कैसे आ जाऊंगा, क्योंकि 2 दिन तो आने जाने के लिए लग जाते हैं, इसीलिए मेरी तो मजबूरी है कि मैं घर नहीं आ पाऊंगा। उपेंद्र जी फिर से मायूस हो जाते हैं, फ़ोन को सोफे पर पटक कर अपनी छड़ी उठाकर बंगले से बाहर निकलकर टहलने लगते हैं। आज उन्हें अपने दोनों बेटों पर गुस्सा आ रहा था। एक भी बेटा घर आने के लिए अपने बूढ़े बाप का हाल चाल लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि अपने नाती पोते से मिलूं, अपने बेटे बहू के साथ रहूं, और उनके पास मेरे लिए एक दिन का भी समय नहीं है। टहलते हुए उपेंद्र जी एक निर्णय लेते हैं कि बेटे नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हुआ, उनके पास समय नहीं है, पर मेरे पास तो समय है, मैं तो जा सकता हूँ अपने बेटों के पास। ऐसा सोचते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वह वापस से आकर अपने बेटों के फिर से फ़ोन करते हैं और बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास छुट्टियाँ नहीं है, समय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बूढ़े बाप के पास तो समय ही समय है, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ठीक है पिताजी, आ जाइए, और अपने साथ उधर से एक कुक, एक टेक केयर करने वाला ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि मेरे घर में तो 4 कमरे हैं और चारों ही कमरे बटे हुए हैं, एक भी कमरा खाली नहीं है। लेकिन हाँ, पास की ही सोसाइटी में मेरा एक फ्लैट खाली है, उसमें मैं आपके लिए सारी खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने साथ एक खाना बनाने वाला कुक और आपकी दवाइयों का ध्यान रखने वाला ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं होगा कि मैं आपके पास आकर आपका ध्यान रख सकूं। बेटे की बात सुनकर उपेंद्र जी दंग रह जाते हैं। सोचते हैं कि जब बेटे के पास जा करके भी अलग फ्लैट में ही रहना है तो फिर अपना बंगला ही अच्छा है। जब उधर जाकर भी बहू बेटे नाती पोतों के साथ नहीं रह पाऊंगा तो कम से कम अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के साथ तो रहता हूँ। लेकिन आज उनको अपने दोनों ही बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था
और अब उनका गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने की ठान ली। सोच लिया था कि अब अपने बेटे को सबक सिखा कर रहेंगे। अरे बेटे, ऐसी कौन सी पोस्ट पर पहुंच गए जो अपने बूढ़े बाप के लिए उनके पास एक दिन का भी समय नहीं है। 2 साल से ऊपर हो गया, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, महीना तक फोन नहीं करते हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। बच्चों के भी अपने माता पिता के प्रति कुछ फर्ज होते हैं। माता पिता तो अपने बेटे के प्रति सारे फर्ज निभाते हैं, लेकिन जब माता पिता के प्रति बच्चों के फर्ज निभाने की बारी आती है तो बच्चे बड़े होकर के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और व्यस्तता का नाम देकर फ्री हो जाना चाहते हैं। और फिर उपेंद्र जी ने आज ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी, क्योंकि उपेंद्र जी अपने बेटों के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए थे। और आज एक बूढ़े बाप ने अपने ही बेटों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। हर कोर्ट एक केस को सुनकर दंग था। आखिरकार उपेंद्र जी अपने बेटों से ऐसा क्या झगड़ा हो गया जो उन्होंने अपने ही बेटों पर केस कर दिया। जज साहब भी इस अनोखे केस को देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने उपेंद्र जी से पूछा, आपको क्या शिकायत है अपने बेटे से? बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने अपना खर्चा चाहता हूँ। जज साहब फिर से कहते हैं, वह तो आपका हक है, तो इसमें कोर्ट केस करने की क्या ज़रूरत है? आपके बेटे हर महीने आपको खर्चा दे देंगे। बूढ़े बाप ने फिर कहा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटों से खर्चा चाहिए। चाहे वह कम दे या ज़्यादा दे, वह उनकी मर्जी है। जज साहब उपेंद्र जी की बात को सुन करके आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, जब आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो फिर आप अपने बेटों से अपने लिए खर्चा क्यों मांगना चाहते हैं? बूढ़े पिता ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए कहा, जज साहब, क्या आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब दोनों बेटे अदालत में आए तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीने खर्च लेना चाहते हैं, चाहे वह कम हो क्यों न हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर दंग रह जाता है और अपने पिताजी की तरफ देखता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे पिताजी तो बहुत अमीर हैं, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जज साहब ने कहा, यह अनोखी मांग तो तुम्हारे पिताजी की है, उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बूढ़े पिता ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीने 500 रुपये देगा, और वह भी अपने हाथों से, और उस पैसों से बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। जज साहब ने बेटे से कहा कि तुम हर महीने 500 रुपये बिना किसी देरी के अपने पिता के हाथ में रखोगे। अदालत तुम्हें यह आदेश देती है। अदालत ने आदेश दिया है, बूढ़े पिता ने केस किया है, तो बेटों को तो अदालत की बात माननी ही पड़ेगी। वह हर महीने अपने बूढ़े पिता को अपने हाथों में 500 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर केस उधर ही रफा दफा हो जाता है। लेकिन जज साहब के मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि ऐसी क्या वजह रही थी जिसकी वजह से उपेंद्र जी अपने बेटे से गुजारा भत्ता मांग रहे हैं, जबकि उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे 500 रुपये उनके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी वह 500 रुपये अपने बेटों से मांग रहे हैं। कैसे खत्म हो जाने के बाद जब उपेंद्र जी कोर्ट से जाने लगते हैं तो जज साहब उपेंद्र जी को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आपने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों किया? आप तो बहुत अमीर हैं और जब मुकदमा किया ही था तो 500 रुपये ही क्यों मांगे? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे को देखना चाहता था। अरे मैं तो अपने बेटों का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। मेरे दोनों ही बेटे अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं
कि उन्हें अपने पिता से मिलने का समय ही नहीं है। एक ज़माना गुजर गया है, उनसे नहीं मिला हूँ और ना ही उनसे फ़ोन पर बात हो पाती है। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने उन पर ही केस किया है, ताकि हर महीने 500 रुपये की धनराशि देने की वजह से मैं उनसे मिल सकूं, उन्हें देख सकूं और देख करके खुश हो लिया करूं। वैसे तो मेरे बच्चों के पास समय नहीं होता है, लेकिन कोर्ट का आदेश मानने के लिए और मेरे पास पैसे देने आएंगे तो मैं अपने बेटों से मिलूंगा और देख लूँगा, मन को तसल्ली हो जाएगी। बूढ़े पिता की बात सुन करके जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह उपेंद्र जी से कहते हैं कि आपने अगर पहले कहा होता तो मैं आपके दोनों बेटों को आपका ख्याल ना रखने के जुर्म में सज़ा भी दे देता, लेकिन बूढ़े बाप ने कहा आप सज़ा कराते तो फिर यह तो मेरे लिए और भी दुख की बात होती, क्योंकि सच में मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटों को कुछ भी सज़ा मिले या मेरे बेटे जरा सी भी तकलीफ में रहे। कहानी से हम यही सीख मिलती है कि हम जिंदगी की भाग दौड़ में पैसे कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाए कि अपने परिवार का, अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठने का भी समय ना निकाल सके, उनसे मिलने का समय ना निकाल सके, उनसे प्यार से बात करने का समय ना निकाल सके। पिता का तो नाम ही ऐसा होता है जो हमेशा जिम्मेदारियां, संघर्ष और दुख को सहन कर जाता है। वह हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचता है, परिवार से दूर होकर भी, और अपने बच्चों को हमेशा खुशियां देना चाहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। बाय बाय।